चलिए ठीक है। हम लोग ना बिहार के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज पढ़ेंगे किसके बारे में? मतलब बिहार का आधुनिक आधुनिक बिहार। इतिहास। हाँ हाँ, ठीक है। तो आधुनिक बिहार जो है ना, इसमें क्या हुआ कि यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश होता है, फिर उसमें क्या होता है कि बाद में जनजातीय विद्रोह भी हुआ। फिर 1857 के क्रांति के समय में भी यहाँ पे ये हुआ था, है ना। फिर राष्ट्रीय आंदोलन ये सब हुआ था। अब बाद में क्या हुआ कि मतलब अलग बिहार का क्या हुआ, गठन हो गया, तो ये सब चीज था। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश, ठीक है ना। तो इसमें है पुर्तगाल। बिहार में सर्वप्रथम यूरोपीय कंपनियों में मतलब कौन आए थे? पुर्तगाली थे या अमेरिकन थे, कौन थे? पुर्तगाली पुर्तगाली। थे सर। पुर्तगाली थे। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि पुर्तगाली तो आए थे, तो अगर वो किधर से आए थे, मतलब कौन से नदी से होते हुए, किस नदी के रास्ते से आए थे, और कहाँ आए थे पटना में? पंजाब में आए थे, पटना में सर, भारत में। नहीं 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 नहीं, देख कलकत्ता जो हुगली हुगली है ना, से। तो हुगली से होते हुए पटना नाव द्वारा गंगा। मतलब आए थे और व्यापार करते थे, ठीक है ना। तो ये पटना से क्या ले जाते थे? दो तीन चीज, मतलब यहाँ से ये था। सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन और मसाले ले जाते थे। हाँ, तो बिहार सबसे दो चीजों के लिए फेमस था, एक और चीज लेके जाते थे, जैसे कि मसाला लिख दिया है ना, तो अफीम मसाला में आता है। मतलब एक तरह से देखिएगा तो वो मतलब मादक पदार्थ भी है, लेकिन मसाला में भी उसको यूज करते हैं। तो मेन रूप से यहाँ सोरा। से सोरा। हाँ, सोरा सोरा में आ और जाएगा मादक पदार्थ। नहीं नहीं, सोरा मादक थोड़ी विस्फोटक हो जाता है ना। सोरा ठीक। विस्फोटक होता है। हाँ, आई वो मादक वो अफीम होता है। अफीम का पौधा सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज लेके जाते थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा ये बताइए, हुगली जो है, हुगली ये किधर है? ये कलकत्ता का जो ब्रिज है वो किस नदी पे है, कलकत्ता हावड़ा ब्रिज? ये यही। हुगली नदी कलकत्ता है सर। हाँ, ठीक है। तो वही मतलब ना, हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे, और पटना से क्या ले जाते थे? सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन और मसाले आदि मतलब प्राप्त करते थे। अच्छा, एक साइंस से रिलेटेड यहाँ पे हम फैक्ट जोड़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए दो प्रकार का कपड़ा है, एक सूती वस्त्र है और एक पॉलिस्टर है, ठीक है ना, तब पूछा जाएगा कि कौन आग मतलब आग से सेफ होता है, किसमें आग कम लगता है, बताइए। सूती वस्त्र में। सूती सूती वस्त्र में। वस्त्र सूती में सर। वस्त्र। हाँ बिल्कुल, यही कारण है। सूती वस्त्र में क्या होता है, आग भी कम लगता है, और बाकी तो रीजन पता ही है। ठीक है, आगे अब हम लोग देखेंगे, इसमें इतना ही दिया हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं दिया है। अगर फैक्ट जोड़ना चाहेंगे तो जोड़ सकते हैं, नहीं तो आगे डच के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, डच जो है हॉलैंड, नीदरलैंड, है ना। पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी डचों ने स्थापित की थी। तो ये पूछता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा है कि कब की थी और कहाँ की थी, बताइए तो। 1632 में किया था। बस। जो पटना कॉलेज है उसका उत्तरी इमारत वही है। हाँ बिल्कुल, तो वही 1632 में पटना में किया था, और जो पटना कॉलेज है उसका उत्तरी इमारत में किया था, ठीक है ना। तो डचों ने अपना क्या किया था, व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, ठीक है। और डचों की जो अभिरुचि थी ना, ये किसमें थी? तीन चीज में, सूती वस्त्र, सॉरी दो चीज, सूती वस्त्र और सोरा, जो कि हम आप लोग को बताए हैं पहले, ठीक है ना। ये चीज है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अंग्रेज के बारे में। तो अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, ठीक है ना। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि अंग्रेजों के द्वारा पटना की किस जगह में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया था और कब किया गया था, तो क्या बतलाएंगे? सोलह बोलिए। सौ इक्यावन नहीं नहीं, 1620 ना। सोलह सौ अच्छा बीस, बीस हाँ। 20 में। हाँ हाँ, लेकिन क्या हुआ कि वह 1621 ईस्वी में बंद हो गया। स्टार्ट तो किया गया 1620 में, लेकिन क्या हुआ, 1621 में बंद हो गया। वहीं डचों द्वारा पूछा जाएगा तो वो कब किया गया था? डच उधर सोलह सौ डचों, 32 में। बत्तीस। हाँ ठीक है बिल्कुल। तो एक क्या हुआ कि अंग्रेज के बारे में पूछेगा तो 1620 हो जाएगा, जो कि पटना के कौन सा जगह, नाम बताइए? आलमगंज, ठीक है ना, आलमगंज। व्यापारिक। हाँ ठीक है। तो उन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक क्या की सफलता कब, 1651 में मिली, ठीक है।
क्या किया कि 1620 में स्टार्ट किया, लेकिन क्या होता है 1621 में बंद होता है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि अंग्रेजों के द्वारा जो वास्तविक सफलता मिला था ना, मतलब व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में, तो वो कब मिला था? 1651 में। 1651। कामन। हाँ, ठीक है। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 में बिहार आया था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो पीटर मुंडी था, वो अंग्रेज यात्री, वो बिहार में कब आया था? 1632 1632 में। हाँ, और उसने यहाँ व्यापार की ना संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा, और इसी से प्रेरित होकर, मोटिवेट होकर क्या किया, अंग्रेजों ने बिहार में भी व्यापार को प्राथमिकता दी। जाहिर सी बात है, वो लोग आया था तो ये देखा, और उसी से क्या हुआ, आइडिया मिला, तब क्या किया, ये लोग भी मतलब व्यापार को प्राथमिकता दी, यानी प्रायोरिटी दिया। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्री वर्तमान में गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय के रूप में कार्यरत है। ये पूछ लेता है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, गुलजार बाग में है। तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्री जो है ये कहाँ था, जो वर्तमान में किधर पड़ता है? गुलजार बाग गुलजार पटना बाग पटना पटना स्थित जो था प्रिंटिंग। हाँ, ठीक है। तो एक क्या हुआ, उसका नाम था कि गुलजार बाग में था, पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय के रूप में कार्यरत है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डेन के बारे में। जो डेनिश कंपनी है 1774 में पटना सिटी की नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो डेनिश कंपनी था, कब कब और कहाँ मतलब अपना ये किया था, फैक्ट्री स्थापित किया था, बताइए। 1774 में किया था, पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप। हाँ, बिल्कुल, इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें। अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज, इससे रिलेटेड फैक्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, मुगल शासक फर्रुखसियर 1713 से 19 ईस्वी ने 1717 ईस्वी में क्या किया कि मतलब 1713 1719 क्या है उसका कार्यकाल है, तो उसी में है कि 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को बंगाल एवं सूरत में व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की क्या किया, मान्यता दिया। तो आपसे पूछ सकता है कि किसने अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए मतलब ये मान्यता दिया था, तो वो कौन था? फर्रुखसियर। फारुखसियर। ठीक है। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। यही ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे कि अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि अंग्रेजी कंपनी को व्यापारिक अधिकार कब प्राप्त हुआ था, तो क्या बतलाएंगे, बताइए, 1617 या 1717। 1618 या 1717? हाँ, ठीक है। तो ये 1717 में क्या हुआ था, अंग्रेजी कंपनी को व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया। ये भी पूछा जा सकता है कि फर्रुखसियर ने किसको बंगाल का सूबेदार बनाया था और कब बनाया था, बताइए। मुर्शिद कुली खां को मुर्शिद कुली बनाया था खान को 1719 में। 1717 में न बनाया था 17 फर्रुखसियर। में मैम। वो अच्छा, गलती हो 1719 गई। ईस्वी में उसे उड़ीसा की सूबेदारी भी दी गई थी, ठीक है ना। अच्छा, ठीक। इस 1719 में उड़ीसा के दी गई थी, लेकिन 1717 में इसको बनाया, फर्रुखसियर बना दिया था किसको, मुर्शिद कुली खां को। कहाँ का कुली सूबेदार, खां को। बंगाल का। बंगाल का। हाँ, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। मुर्शिद कुली खां के बाद क्या होगा कि सुजाउद्दीन 1727 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। ये भी पूछा जा सकता है। तो बताइए कहाँ कहाँ का मतलब एथी बनाया था, सूबेदार बनाया था, पहले ही बताइए, फर्रुखसियर, फिर बंगाल का, बोलिए। उड़ीसा का, बंगाल का और हाँ, तब बंगाल, उड़ीसा का बिहार, कब बनाया उड़ीसा था? हाँ, तो उड़ीसा का कब बनाया था? 19 में किया था ना। हाँ, वो 1719 में, और वहां का बंगाल का 1717 बंगाल में। का 1717 में। 17 में। हाँ, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि मुर्शिद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन 1727 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना, और 1733 ईस्वी में बिहार का प्रदेश भी उसके अधीन हो गया था। नवाब बना था 1727 में, लेकिन क्या होता है कि 1733 में जो बिहार का प्रदेश था ये भी उसके क्या अधीन हो गया था, ठीक है ना। उसने 1737 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार बनाया। तो आपसे पूछा जाएगा कि मतलब उसने किसको उप सूबेदार बनाया था, नाम बताइए, और कब बनाया था?
अलीवर्दी खां को सिद्दौद्दीन बनाया को था बनाया था 1737 1727 में। ठीक है, अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार बनाया था। 1739 में सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। आपसे पूछ लिया जाएगा कि सरफराज खान बंगाल का नवाब कब बना, डेट बोलिए। 1739 मतलब 1739 सन। हाँ, वह 40 एक अयोग्य शासक था, ये भी पूछा जाता है वो कैसा शासक था, तो एक अयोग्य शासक था। अंततः अलीवर्दी खान ने 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में उसे क्या किया, पराजित कर स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। तो एक आपसे पूछ लिया जाएगा कि गिरिया के युद्ध में किसको पराजित किया था। सरफराज खान को हाँ, सरफराज अब कौन खान को। किया था, किया कौन अलीवर्दी था। खान ने। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि अलीवर्दी खान ने 1740 ईस्वी में बंगाल पर अधिकार प्राप्त कर लिया और उसने क्या किया कि मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चलाना क्या किया, स्टार्ट कर दिया, प्रारंभ कर दिया। और अतः व्यापारिक हितों के लिए नवाब एवं अंग्रेजों के बीच क्या हुआ, संघर्ष मतलब हुआ था। तो ये पूछा जाएगा कि बंगाल पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, कब किया था अलीवर्दी खान, 39 में, 1700 या 1740 में। 1740 में। हाँ, 1740 में 1740 में। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना था, तो क्या बतलाएंगे। 1756 में। ये कौन था, ये कौन था, 1756। अलीवर्दी किसका खान का नाती था? नाती था अलीवर्दी खां का सिराजुद्दौला। नाती था ये। हाँ, सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां की सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था, ठीक है ना। ये भी पूछ लेगा तो याद रखिएगा, ये कौन था सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां की सबसे छोटी पुत्री का क्या था, पुत्र था। सिराजुद्दौला का नवाब बनने से उनके अन्य मतलब जो है दामाद ढाका एवं पूर्णिया के क्या थे, उप नवाब नाराज थे। क्या हुआ कि जब इसको मतलब बना दिया तो उसका जो अन्य दामाद था जो कि ढाका एवं पूर्णिया के उप नवाब था, वो क्या था, इससे गुस्सा गया था, नाराज था। सिराजुद्दौला एवं कंपनी के बीच संघर्ष जो है ना 4 जून 1756 ईस्वी को कासिम बाजार में हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा कि सिराजुद्दौला एवं कंपनी के बीच जो प्रथम संघर्ष हुआ था कब हुआ था, तो क्या बतलाएंगे आप लोग, बोलिए 4 कब जून हुआ था। 4 जून 1756 से हाँ हाँ, 4 जून 1756। 1756 ईस्वी को कहाँ पे हुआ था, कौन सा बाजार में, कासिम बाजार में, ठीक है ना। उसने 16 जून कासिम बाजार 1756 में। को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि उनके द्वारा कलकत्ता पे अधिकार कब कर दिया लिया गया था, डेट बताइए। 16 जून 16 जून 1756। 1756 हाँ, 56। अंग्रेज अधिकारी रोजर ड्रेक को कलकत्ता छोड़ना पड़ा और ये अधिकार किया ना, तो वहां पे क्या था, एक अधिकारी था जो अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम क्या था, रोजर ड्रेक। इसको क्या करना पड़ा, कलकत्ता छोड़ना पड़ा। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया तथा कलकत्ता का नाम अली नगर रखा। क्या किया कि सिराजुद्दौला कलकत्ता के किस पे अधिकार करता है, फोर्ट विलियम पे अधिकार कर लिया तथा कलकत्ता का नाम क्या किया, अली नगर रखा। और इसी अलीनगर संघर्ष, हाँ, और इसी संघर्ष के में क्या हुआ था, काल कोठरी की घटना को कौन, हॉलबेल ने प्रचलित किया। ये चीज आप लोग पढ़े होंगे। तो ये पूछ लेता है कि कब हुआ था, तो इसी के समय में हुआ था। हॉलबेल के अनुसार 20 जून 1756 को कलकत्ता में काल कोठरी, जिसको ब्लैक होल की घटना मतलब हुई, उसके अनुसार सिराजुद्दौला द्वारा क्या किया गया था, 146 अंग्रेज कैदियों को 18 फीट लंबे और 14 फीट चौड़े एक कमरे में क्या किया गया था, बंद कर दिया गया था। और 23 जून को कमरे को खोलने पर केवल 23 व्यक्ति जीवित बचे तथा 123 व्यक्तियों की दम घुटने से मृत्यु हो गई थी। जाहिर सी बात है कि कम जगह में ज्यादा चीज को अगर ये कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब नहीं हटेगा ना। रहा बात आदमी का, तो आदमी क्या होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगा ज्यादा और दम घुटने से मौत हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो इसमें क्या है कि वही 130 व्यक्तियों को दम घुटने से मृत्यु हो गई। और इस घटना के बाद क्लाइव ने कलकत्ता पर अधिकार कर 9 फरवरी 1757 को अली नगर की संधि करने के लिए सिराजुद्दौला को क्या किया, विवश कर दिया, मतलब परेशान करना एक तरह से, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अली नगर की संधि करने के लिए कब सिराजुद्दौला को विवश किया था और किसने किया था, हाँ, क्लाइव था रॉबर्ट ना। क्लाइव। ये हाँ रॉबर्ट क्लाइव था।
जी। क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर की संधि को भंग करने का आरोप लगाया। क्या करता है जो क्लाइव कि नवाब पर ना कहाँ का संधि, अलीनगर के संधि को भंग करने का क्या करता है, आरोप लगाता है। जिसके बाद 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य गंगा की सहायक नदी कौन है, नाम बताइए, गंगा की सहायक नदी भागीरथी के तट भागीरथी। पर, भागीरथी। भागीरथी। हाँ, प्लासी की लड़ाई हुई थी। ठीक है ना, तो ये पूछ लेगा, इसको याद रखिएगा, है ना। वो गंगा की सबसे सहायक नदी क्या है, बड़ी है ना, यमुना। यमुना बताइए आप लोग। यमुना है सर। यमुना हाँ, है। ठीक है। वो है सर, भागीरथी अगला गंगा है ना, उसका सम्मिलित रूप को गंगा कहते हैं। है, ठीक है। लड़ाई में मीर जाफर नवाब के सेनापति और राय दुर्लभ दीवान, ठीक है ना, और मानिक चंद जो थे प्रभारी अधिकारी, और अमीश चंद्र क्या थे, ये व्यापारी थे, और जगत सेठ क्या थे, बैंकर थे। ठीक है ना, अंग्रेजों का साथ दिया। ये लोग सब क्या करते थे, अंग्रेजों का साथ दिया। पहले भी देखे होंगे जितना लोकल सब ये होता था ना, राजा लोग, ये सब अंग्रेजों का साथ देता था, समझे। मीर मदान एवं मोहनलाल वे सेनापति थे जिन्होंने सिराजुद्दौला की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। ठीक है ना, आपसे पूछा जाएगा कि जो सिराजुद्दौला के तरफ से जो युद्ध में भाग लिया था उनका क्या नाम था, मतलब वो सेनापति थे कौन कौन थे। मीर मदान और मोहन लाल। मीर मदान हाँ, और मोहनलाल। मोहनलाल। ठीक है। विश्वघात के कारण सिराजुद्दौला पराजित हुआ। विश्वघात क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि दोस्त के साथ छल कपट करना, है ना, उसको धोखा दे देना। जैसे क्या हुआ, अभी राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस वाला विधायक क्या किया, विश्वघात कर दिया ना, जिससे हार गया महागठबंधन। 41 को नहीं पूरा, वो सब नहीं आया। तो वैसे ही होता है, अपना आदमी ही धोखा दे देता है मेन मौका पे। ठीक है। तो मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर सिराजुद्दौला की क्या की, मतलब हत्या कर दी गई। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सिराजुद्दौला का हत्या कर दी गई किसके इशारे पे किया गया था, बताइए। मीरन के इशारे पे। ठीक है ना। सिराजुद्दौला के बाद जी। मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कठपुतली नवाब किसको बनाया गया, तो क्या आप लोग आंसर करेंगे। मीर जाफर को। सिराजुद्दौला मीर के बाद मीर जाफर। जाफर। हाँ। अच्छा, कठपुतली नवाब से आप लोग क्या समझते हैं, जैसे, हाँ बोलिए फिर बताते हैं, जैसे बोलिए। ब्रिटिश चाहे अपना सारा काम करवा सके। हाँ, जैसे अभी क्या है कि केंद्र में जो सरकार है ना, उसके जितना, इशारों पर ही पूरा काम करता था हाँ, ये। जितना हर जगह का मुख्यमंत्री है ना, तो क्या मुख्यमंत्री अपने मन से काम करते हैं, सब वहीं से कमांड होता है, समझ जाइए कोड वर्ड में, वही बात है। चलिए, रॉबर्ट क्लाइव के बाद हॉलविल बंगाल का गवर्नर बना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन बंगाल का गवर्नर बना, बताइए। हॉलविल। ठीक है ना। उसने 1760 ईस्वी में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। आपसे पूछा जा सकता है कि मीर कासिम को जो बंगाल का नवाब बनाया गया, तो किसकी जगह पे बनाया गया था, बताइए। मीर जाफर के जगह पे 1760 में। जी। हम्म। चलिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ना बंगाल के नवाब और शासन काल के बारे में, तो कुछ कुछ पूछ लेते हैं, पहले देख लीजिए। सबसे पहले मुर्शिद कुली खां था। तो इसका जो समय था ना, टाइम पीरियड 1717 से लेके 1727, टोटल कितने, 1727, 10 साल हुआ ना। ठीक है जी। ना, इसको याद रखिएगा। चलिए, सुजाउद्दीन के बारे में बात करेंगे तो 1727 से 1739, तो ये कितना साल हो गया, बताइए तो। 12 साल ना। 12 साल सर। ठीक है। सरफराज खां के बारे में देखेंगे तो 1740 से लेके, सॉरी, 1739 से लेके 1740, यानी 1 वर्ष। ठीक है ना। जी। वहीं अलीवर्दी खां जो था 1740 से 1756, कितना साल, 16 साल ना। जी 16 साल। हाँ। सिराजुद्दौला जो था 1756 से 1757, तो ये कितना, मात्र 1 साल था। उसके बाद मीर जी। जाफर, तो मीर जाफर जो था ना 1757 से 1760 था, यानी 7 साल। कितना, 3 साल। और मीर कासिम के बारे में देखेंगे तो 1760 से 1763, ये सब याद रखिएगा, पूछता है। ठीक है ना। मीर मीर कासिम था, सॉरी, मीर कासिम जो था 1760 से 1763 था। वहीं मीर जाफर के बारे में देखेंगे तो ये मीर जो जाफर था ना 1763 से 1765, कितना वर्ष, 2 वर्ष। ठीक 2 है। वर्ष। और
हाँ, एक का नाम था नजमुद्दौला। तो ये जो कितना साल रहा था, 1765 से 1766 यानी 1 वर्ष। और सैफ जी उद दौला ये था 1766 से 1770 यानी कितना, 4 वर्ष, चार है साल ना। अब मुबारक उद दौला के बारे में देखेंगे तो ये मात्र 5 साल रहा था, 1770 से 1775। 75। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मुर्शीद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज, अलीवर्दी, सुराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर, इस सब में सबसे ज्यादा कोई शासन किया था तो कौन था, बताइए किसका शासनकाल था, नाम बताइए तो। मुर्शिद कुली खान को सर। है, ये था ना, अलीवर्दी खां था ना, 16 साल। 1740 से 1756 था, वो तो मात्र मुर्शिद कुली खां कितना, 1770 10 साल था ना। तो ये हो जाएगा ना। चलिए अच्छा आगे हम लोग, हाँ बोलिए कुछ कह रहे हैं। नहीं, इसी को जगह से अलवर्दी खान को 1740 1756 तक। हाँ इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी जो राजधानी है ना मुर्शिदाबाद से कहा, मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो मीर कासिम के द्वारा राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर किया गया था, तो इसका मेन मोटो क्या था, उद्देश्य बताइए, बताइए क्या उद्देश्य था। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए। हम्म, क्योंकि वहां बार बार हस्तक्षेप करते थे, तो इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि मुर्शिदाबाद से राजधानी को कहा, मुंगेर में ट्रांसफर मुंगेर कर दी। ट्रांसफर किया। हाँ, स्थानांतरित कर दिया। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा दस्तक के दुरुपयोग मतलब दस्तक के दुरुपयोग के कारण उसने स्थानीय व्यापारियों पर से करों को क्या किया, समाप्त कर दिया। और इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। जब स्थानीयों को कर को, टैक्स को समाप्त किया, तो जो ब्रिटिश व्यापारी थे उनको क्या हो गया, परेशानी होने लगा। और उसने सोना को आधुनिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए क्या, गुगरीन खां, ठीक है ना, गुगरीन खां नामक अर्मेनियाई व्यक्ति को रखा। ठीक है ना, ये पूछा जा सकता है। 1 मिनट, सॉरी सोना बोल दिए ना, सेना हो गया, ठीक है ना, सेना। सेना होगा, हाँ, गलती से बोल दिए। तो सेना को क्या किया, आधुनिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए किसको रखा था, नाम बताइए तो, जो अर्मेनियाई गुगरीन व्यक्ति खां। था। गुगरीन गुरजिन खान खां। हाँ, अर्मेनियाई गुरगीन व्यक्ति खां था। था। जी बिल्कुल। दूसरी ओर मीर कासिम ने बिहार के नवाब सूबेदार राम नारायण को उसके पद से क्या किया, बर्खास्त कर उसकी हत्या करवा दी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मीर कासिम ने किसको मतलब बर्खास्त करके हत्या करवाया था, बोलिए, हेलो। राम नारायण को। राम हाँ नारायण। जी, इसको बर्खास्त करता है और गुरजिन हत्या खां करवा देता है, क्यों। को। नहीं नहीं नहीं, इसको राम नारायण को करता है, क्योंकि वह बिहार के आय और व्यय को ब्यौरा देने को तैयार नहीं था। जाहिर सी बात है, नारायण है अगर आपका सर। कोई कंपनी है, क्या बोल रही हैं, 1 मिनट सर, वहाँ। हेलो बोलिए बोलिए क्या बोलना चाह रही हैं। सर। सर यहाँ नायब है, नवाब नहीं है। कहाँ ठीक नायब है, बोल रही हैं हम सब। नायब है, नायब सूबेदार। बिहार के नायब सूबेदार राम नारायण को उसके पद से बर्खास्त कर दिया और उसका अच्छा हत्या ठीक करवा है, दिया था। ठीक है, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो वही लिखा है, नायब सूबेदार है लिखा है, ठीक है। तो हम्म। मीर कासिम ने पटना पर अधिकार कर लिया। ठीक है, देखिए क्या होता है ना, हमको 3 4 चीज हैंडल करना होता है, तो थोड़ा सा हो मिस्टेक जाता होता है है, तो सर, आप लोग मेरे देख से लीजिए। खुद हो जाता है। हाँ, जी। ऐसा नहीं, मिस्टेक, देखिए कोई हम, नहीं सर, सबके पास पीडीएफ है, देख रहे हैं लोग, मिला के चलेंगे।
आवाज आ रहा है? हम्म। चलिए ठीक है। जी आ रहा है सर। हाँ ठीक है, भैया का कॉल आ गया था तो उठाना जरूरी है। चलिए ठीक है। हाँ तो हम ये बोल रहे थे ना, देखिए यहाँ पे होता क्या है ना, हमको बुक में देखना भी होता है, फिर उसे क्वेश्चन राइज करते हैं, फिर VC पे कोई आता है तो उसको म्यूट अनम्यूट करना रहता है, तो थोड़ा सा हो जाता है। चलिए आगे हम ठीक। देखेंगे कि मीर कासिम ने पटना पर अधिकार कर लिया और उसके व्यवहार से नाराज होकर 24 जून 1763 को अंग्रेज एजेंट एलिस ने पटना पर क्या किया, अधिकार कर लिया। अधिकार ठीक कर है। लिया। हाँ तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मीर कासिम ने पटना पर अधिकार कर लिया तो उसके व्यवहार से नाराज होकर पटना पे कौन अधिकार करता है, अंग्रेज कौन करता है? था एजेंट, अंग्रेजी एजेंट था एलिस। एलिस नाम था। कब किया था मैम? 24 जून 1763। 1763। हाँ बिल्कुल। मीर कासिम ने पटना पर अभियान कर एलिस की हत्या कर दी, ठीक है ना, तथा पटना पर अधिकार प्राप्त किया। क्या होता है कि अभी मतलब वो मीर कासिम क्या करता है कि पटना पे अभियान करता है ना, और एलिस को हत्या कर देता है, फिर उस पे मतलब पटना पे अधिकार प्राप्त कर लेता है। इस घटना को पटना हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पटना हत्याकांड के रूप में मतलब जो है, तो ये याद रखिएगा, एलिस वाला हत्याकांड है। ठीक है। इसके बाद मीर कासिम की जगह पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मतलब मीर कासिम की जगह किसको बंगाल का नवाब बनाया जाता है, बताइए। दोबारा मीर मीर जाफर को। जाफर को सर। हाँ, और इसके बाद मीर कासिम ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला या मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्या गठजोड़ किया। गठजोड़ करने का मतलब साथ में मिल गया, ठीक है ना। तो ये चीज है। जी। तीनों की संयुक्त सेना एवं अंग्रेज हेक्टर मुनरो के नेतृत्व के बीच क्या होता है कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। और इस डेट सही है ना जी? 64-65 देख लीजिएगा। हेलो, 64। डेट सही है 64 ना? है सर। हाँ बिल्कुल सही है। सही है। ठीक है। हाँ तो क्या होता है कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में संयुक्त सेना मतलब की हार हुई। और इस युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था कौन, मीर जाफर था, जिसका दूसरा मतलब कार्यकाल था। तो ये पूछ लेता है इसमें तीनों संयुक्त सेना कौन कौन था, बताइए। मीर कासिम, अवध बताएंगे के कोई? नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो वो तीनों सेना का संयुक्त सेना अब अंग्रेज की तरफ हेक्टर मुनरो था, ठीक है ना। हेक्टर मुनरो उधर से लीड कर रहा था। आवाज कट ठीक रहा है। है अंग्रेज सर नहीं सर। आपका। अभी सही है मेरा आवाज? हेलो, हम्म 1 मिनट रुकिए। एक जी, सही। बीच बीच में कट जाता है। अच्छा चलिए ठीक है, थोड़ा सा एक कीजिए, 1 मिनट रुकिए आप लोग तो।